बच्चों, आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स और आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है। आज चैप्टर का पहला दिन होगा और चैप्टर का नाम क्या होगा? कैपिटल गेन। तो आइए जरा कैपिटल गेन शुरू करते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं। बच्चों, कितने हेड्स होते हैं? हेड्स ऑफ इनकम कितने हेड्स होते हैं? जल्दी बताओ। चलो, बच्चे वो कहते हैं सर 5 हेड्स होते हैं। तो हेड्स ऑफ इनकम 5। हेडिंग को हेड्स कहता है इनकम टैक्स। तो हेडिंग को हेड्स कहता है इनकम टैक्स। तो 5 हेड्स होते हैं। पहले का नाम होता है बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरे का नाम क्या होता है बच्चों? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे का नाम क्या होता है? पीजीबीपी कहते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा चौथा आपकी आंखों के सामने है, कैपिटल गेन। और पांचवें हेड का नाम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 5 हेड्स होते हैं और कोई भी व्यक्ति कमाता है तो उसकी इनकम को इन्हीं 5 हेडिंग में बांटा जाता है। हिंदी में कहते हैं आय के 5 शीर्षक हैं और इंग्लिश में कहते हैं इनकम के 5 हेड्स हैं। आप कहीं से भी कमा लो, 5 हेडिंग में बांटेंगे। जिस प्रकार दुनिया में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं मगर 2 हेडिंग में बांटे जाते हैं, मेल एंड फीमेल, उसी प्रकार दुनिया में लाखों करोड़ों प्रकार की कमाई है मगर 5 हेडिंग में बांटी जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। और बच्चों, हम आपको इन पांचों में से कौन सा पढ़ा चुके हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। 4 बचे हैं और आज हम कैपिटल गेन पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप कहोगे सर आप क्रम से क्यों नहीं पढ़ाते, कोई आवश्यकता नहीं है। क्रम से पढ़ाएं न पढ़ाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। कहीं से भी पढ़ो तो भी हम आसान आसान वाला पढ़ा रहे हैं, बाद में मुश्किल वाला पढ़ाएंगे। तो कैपिटल गेन बच्चों, ये हमारा चौथा हेड है। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी में कब टैक्स लगता है? अगर मैं कर्मचारी हूं और मेरा बॉस मुझे कुछ देता है तो वो बेनिफिट्स कहाँ टैक्सेबल? इनकम फ्रॉम सैलरी में। अगर मैं मकान मालिक हूं और मैंने मकान से किराया वगैरह कमाया है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। अगर मेरा व्यापार है, बिजनेस, और मैं खरीदा बेचा माल, गुड्स खरीदा बेचा, लाभ कमाया, तो पीजीबीपी। और अगर मेरा प्रोफेशन है, पेशा, सर्विस देकर फीस लेना, वकील साहब का मुकदमे लड़के फीस लेना, डॉक्टर साहब का इलाज करके फीस लेना, टीचर का कोचिंग पढ़ाकर फीस लेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपने क्लाइंट से फीस लेना, टैक्स और अकाउंट्स देख कर, तो प्रोफेशनल को फीस मिली है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल। कैपिटल गेन, आपने एसेट बेच दिया, लाभ कमाया, आपने एसेट बेच दिया, संपत्ति बेच दिया, लाभ कमाया, तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल। अब तक पीछे अब तक पीछे कहीं एसेट बेची नहीं जा रही थी। तो कैपिटल गेन में क्या टैक्सेबल? अगर आपने एसेट बेचा, प्रॉफिट कमाया, जमीन बेची, बिल्डिंग बेची, मशीन, फर्नीचर, सोना चांदी, हीरे, इन्वेस्टमेंट बेचा, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स बेचे, अगर आपने एसेट बेचा, प्रॉफिट कमाया, तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल। और ऐसी कमाई जो चारों में न जाए, पांचवे में टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पांचवे में टैक्सेबल। तो आइए जरा कैपिटल गेन की बात करते हैं। तो कैपिटल गेन सेक्शन 45 से शुरू, सेक्शन 55 पर खत्म। और बच्चों, कैपिटल गेन में किस धारा के तहत टैक्स लगता है? सेक्शन 45 के तहत। हाउस प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी तो सेक्शन 22 के तहत टैक्स लगता था और कैपिटल गेन में सेक्शन 45 के तहत टैक्स लगता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, आगे। यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं, लिखी रहने दो, हम तो शुरुआत कहीं और से करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2 शर्तें, 2 कंडीशंस। अगर दोनों शर्तें पूरी हो गई तो कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा। 2 शर्तें। शर्त नंबर 1, कैपिटल एसेट होना चाहिए। और शर्त नंबर 2, उसका ट्रांसफर होना चाहिए।
बच्चों कितनी शर्तें? दो, पहली प्लस दूसरी। अगर दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा। जो सामान है वो कैपिटल एसेट होना चाहिए और उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अगर दोनों शर्तें पूरी, ये सामान कैपिटल एसेट है और मैंने इसका ट्रांसफर किया है, तब तो कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा। अगर एक भी शर्त पूरी ना हुई, ये सामान कैपिटल एसेट नहीं है मगर ट्रांसफर हुआ है, टैक्स नहीं लगेगा। या ये सामान तो कैपिटल एसेट है मगर जो हम दे रहे हैं वो ट्रांसफर नहीं है, तो टैक्स नहीं लगेगा। सत्यम कहते हैं सर ट्रांसफर का मतलब, सत्यम बहुत बहुत ही आसान शब्दों में, ट्रांसफर का मतलब बेचना। ट्रांसफर का मतलब बेचना या हमेशा के लिए दे देना, या हमेशा हमेशा के लिए दे देना। क्या बच्चे एक शब्द से परिचित हैं? ओनरशिप दे देना, स्वामित्व दे देना, मालिकाना हक दे देना। अब मेरा नहीं है तुम्हारा है, समझ रहे हो कि नहीं? अब मेरा नहीं है तुम्हारा है। एक होता है दोस्त को किताब दी बाद में ले लेंगे, ये ट्रांसफर नहीं होता। दोस्त को किताब दी हमेशा तुम्हारी, ये होता है ट्रांसफर। लेकिन अभी डिटेल में बात होगी बच्चों, अभी डिटेल में बात होगी। अभी तो बस आप इतना जानो, दो शर्तें पूरी तो कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा। अगर एक भी शर्त गड़बड़ाई तो कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगेगा। शर्त नंबर 1, जो सामान है वो कैपिटल एसेट हो, और शर्त नंबर 2, उसका होना चाहिए ट्रांसफर। और हमने कहा मोटी मोटा ट्रांसफर माने बेचना, हमेशा के लिए अगले को दे देना। लेकिन आइए जरा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि बच्चों एग्जाम में कैपिटल एसेट 2 से 10 नंबर में पूछी जा सकती है। एग्जाम में ट्रांसफर 2 से 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, व्हाट इज ट्रांसफर। तो इतने छोटे छोटे शब्दों में बात थोड़ी ना होगी। तो कैपिटल गेन हेड में टैक्स कब लगता है बच्चों? दो शर्तें पूरी करो। जो सामान है वो कैपिटल एसेट होना चाहिए। हाँ, जो सामान है वो क्या हो? वो कैपिटल एसेट होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। तो आइए पता लगाएं, आइए पता लगाएं कि पहले पता लगाएं व्हाट इज कैपिटल एसेट, व्हाट इज कैपिटल एसेट। हम बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल। अगर सामान कैपिटल एसेट है और वो बिक रहा है, अगर सामान कैपिटल एसेट है और वो बिक रहा है, तो बताओ टैक्स लगेगा कैपिटल गेन में कि नहीं लगेगा? अगर सामान कैपिटल एसेट है और वो बेचा जा रहा है, तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने कि सर टैक्स लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। लेकिन बच्चों अगला सवाल, सामान, सामान जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है, जो सामान है वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो बताओ हम एक सामान बेच रहे हैं मगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर कि नहीं? हाँ, तो जवाब है टैक्स नहीं लगेगा। तो बच्चे इस बात को अच्छे से समझ गए, आप अच्छे से इस बात को समझ गए कि सर अगर जो बिका सामान कैपिटल एसेट है तो लगाओ कैपिटल गेन में टैक्स, और बिका सामान कैपिटल एसेट नहीं है तो टैक्स मत लगाओ। तो आइए पता लगाएं क्या कैपिटल एसेट है, क्या कैपिटल एसेट नहीं है। बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी आप कहीं बैठे हो किसी कमरे में, किसी रूम में, तो आप रूम में हो, तो आप रूम में हो, लैंड, जमीन और बिल्डिंग, चलो एक लैंड दिख गई, एक बिल्डिंग दिख गई, पंखा दिख गया, एयर कंडीशन दिख गया, बाहर बाइक या साइकिल खड़ी है वो दिख गई, फर्नीचर दिख गया, टीवी दिख गई, माइक्रोवेव अवन दिख गया, अलमीरा दिख गई। तो बच्चों आप अपने घर में ही 10-20 प्रकार की एसेट्स देख पा रहे हो। बोलो सही बात है कि नहीं कि आप अपने घर में ही 10-20 प्रकार की एसेट्स देख पा रहे हो। अगर आप शहर में निकलोगे तो हजारों एसेट्स देखोगे, अगर आप भारत में निकलोगे तो लाखों एसेट्स देखोगे। तो आप बताओ क्या इस बात को बता पाना संभव है कि दुनिया के 200 लगभग देशों में कितनी एसेट्स होती होगी? हाँ, क्या एग्जैक्ट कोई गिनती कर सकता है कितनी बड़ी दुनिया, 200 से अधिक देश, कि वहां कितनी एसेट्स होती होगी? लाखों करोड़ों, पता नहीं। तो दुनिया में कितनी एसेट्स है कुछ नहीं पता, बहुत ज्यादा एसेट्स है, हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, बहुत है। अच्छा अब टॉपिक पर आएंगे कि दुनिया में बहुत ज्यादा एसेट्स है। आइए, आइए दो कैटेगरी बनाते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक, दो, तीन,
4 और 5, 5। ये 5 सामान, ये 5 सामान कैपिटल एसेट नहीं है। ये दुनिया में 5 सामान ऐसे, दुनिया में 5 सामान ऐसे जो कैपिटल एसेट नहीं है। बाकी दुनिया में जितने करोड़ों लाखों सामान बचे वो कैपिटल एसेट है। बोलो बच्चों, सुना आपने? दुनिया के 5 सामान कैपिटल एसेट नहीं है और बाकी जितने लाखों करोड़ों सामान बचे वो सब कैपिटल एसेट है। तो अब आप बताओ, क्या ज्यादा आसान है जो कैपिटल एसेट है उसको याद करना आसान है कि जो कैपिटल एसेट नहीं है उसको याद करना आसान है? क्या कहते हो आप? हाँ, तो सभी बच्चे कहते हैं सर, कहाँ 5, कहाँ लाखों करोड़ों। तो ये 5 याद कर लेते हैं। तो बच्चों, हम ये याद नहीं करेंगे कि क्या कैपिटल एसेट है, हम तो ये याद करेंगे क्या कैपिटल एसेट नहीं है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई आपको कि हम ये याद नहीं करने वाले क्या कैपिटल एसेट है? भैया करोड़ों सामान कैपिटल एसेट है, हम तो ये याद करेंगे क्या कैपिटल एसेट नहीं है। तो 5 चीज कैपिटल एसेट नहीं है, तो बाकी जो लाखों करोड़ों सामान बचा सब कैपिटल एसेट है। अच्छा बच्चों, मेरा सवाल, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, तो बताओ, अगर ये सब कैपिटल एसेट नहीं है तो अगर इनको बेचा जाए, अगर इनको बेचा जाए, फायदा हो तो टैक्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे कैपिटल गेन में? ये पांचों कैपिटल एसेट नहीं है, अगर ये पांचों बेचा जाए तो क्या कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? और बच्चों का जवाब है सर नो, नहीं लगेगा। सही जवाब। अगर ये पांचों बिकते हैं, ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इन पांचों के अलावा कुछ बिकता है, इन पांचों के अलावा कुछ बिकता है तो टैक्स लगेगा। इन पांचों के अलावा कुछ बिकता है तो टैक्स लगेगा। 5 बिकेगा, टैक्स नहीं लगेगा, नॉट अ कैपिटल एसेट। और कुछ बिकेगा, टैक्स लगेगा क्योंकि वो है कैपिटल एसेट। हाँ बच्चों, चलो जरा डिटेल में बात करें कि ये 5 जो कैपिटल एसेट नहीं है तो दरअसल ये है क्या। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, थियरी में 2 से 10 नंबर शायद पूछ लें, कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। ये 5 कैपिटल एसेट नहीं है, बिकेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। भाई आप हो कौन? बच्चों, आप जरूर पहचानते होंगे बिजनेसमैन को, व्यापारी को जो दुकान खोलकर बैठा है। हाँ, तो आप जरूर पहचानते होंगे व्यापारियों को, बिजनेसमैन को जो दुकान खोलकर बैठे हैं। और व्यापारी अपनी दुकान पर जो माल लेकर बैठा है, जो माल लेकर बैठा है, तो कुछ लोग उसे गुड्स कहते हैं, कुछ लोग उसे स्टॉक कहते हैं। तो दुकानदार की दुकान पर जो माल पड़ा है, गोदाम में जो माल पड़ा है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर वो बिकता है तो कैपिटल गेन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को पहला आइटम समझ में आ गया? दुकानदार का दुकान में पड़ा माल, गोदाम में पड़ा माल कैपिटल एसेट नहीं है, बिकेगा तो मेरे इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अरे वो तो उसकी व्यापार की आय है, बिजनेस इनकम है, ये कैपिटल गेन थोड़ी ना है। चलो, तो बच्चों ने एक बात समझ ली कि दुकानदार की दुकान में जो माल है, गोदाम में जो माल है, जो स्टॉक है, गुड्स है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। आगे चले बच्चों। हाँ जी हाँ, आगे चलते हैं, ध्यान देना। हम सीधे आपको नंबर 3 पर ले जाते हैं। नंबर 3 पर, भारत में, रूरल माने ग्रामीण इलाका, भारत में गांव वाली कृषि भूमि, भारत में गांव वाली कृषि भूमि। आओ समझिए कि भारत में गांव वाली कृषि भूमि। बच्चों ध्यान देना, क्या आप मानते हैं कि गांव, गांव की कृषि भूमि किसान की होती है? क्या 99% चांसेस हैं कि गांव में जो खेत खलिहान है, कृषि भूमि है, वो किसकी है? किसान की है।
ठीक। अच्छा, तो गांव वाली कृषि भूमि किसकी है? किसान की। वही किसान जो देशभक्त है, वही किसान जो लोगों के लिए अनाज उगाता है, लोगों का पेट भरता है। और लोगों का, पब्लिक का पेट भरना क्या है? वही देशभक्ति है, और क्या। तो किसान, तो गांव की कृषि भूमि किसकी होती है? जो 99% उम्मीद है किसान की ही होगी। भला दूसरे प्लॉटर वगैरह गांव में का क्या करने जमीन खरीदने जाएंगे? तो तो 99% उम्मीद है कि गांव की कृषि भूमि किसान की होगी। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, क्या गांव की कृषि भूमि का दाम फटाफट 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 बढ़ता है या धीरे धीरे बढ़ता है? प्रश्न, गांव की कृषि भूमि का दाम फटाफट 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 बढ़ता है या स्लोली स्लोली धीरे धीरे बढ़ता है? और बच्चे कहते हैं सर, गांव की कृषि भूमि, गांव में डेवलपमेंट कहाँ है जो दाम फटाफट फटाफट बढ़ेगा? वहां धीरे धीरे दाम बढ़ता है। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या किसान गांव की कृषि भूमि बेचकर अमीर हो जाते हैं, लखपति करोड़पति अरबपति हो जाते हैं बच्चों? क्या गांव की कृषि भूमि बेचकर किसान माला माल हो जाते हैं, इतना पैसा आ जाता है? नहीं, बहुत कम प्रॉफिट होता है। जब दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो कितना कमा लोगे तुम? ठीक। तो गांव की कृषि भूमि किसान की होती है, दाम बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, बेचने पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो इनकम टैक्स ने कहा जाओ माफ किया, जाओ माफ किया कि गांव वाली कृषि भूमि बेचोगे तो कैपिटल असेट नहीं है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भले 1000 की बेचो, लाख की बेचो, करोड़ों की बेचो, अरब की बेचो, गांव वाली कृषि भूमि बेचोगे टैक्स नहीं लेंगे, कैपिटल असेट नहीं है। बच्चों जल्दी बताओ कि क्या आपको पॉइंट 3 क्लियर है कि किसानों से सहानुभूति वाली बात है, हमदर्दी वाली बात है कि यार एक तो बेचारे सबका पेट भर रहे हैं, दूसरा कि बहुत कमाएंगे भी नहीं तो क्या टैक्स में माफ करो हटाओ। तो गांव वाली कृषि भूमि बिकने पर टैक्स नहीं लगता। मगर बच्चों अब आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए, सर गांव होता क्या है? क्या कोई व्यक्ति मुंह से कह देगा गांव है तो मान लेंगे? हम सैफी सर जहां पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर, दो, आधा किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर से भी कम, यहाँ से 200 मीटर की रेंज में खेत खलिहान चालू है। तो मेरे अगल बगल खेत खलिहान है, जहां से आप लोग क्लास देख रहे हो, आपके भी 500 मीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की रेंज में क्या होंगे? खेत खलिहान होंगे। तो आप पता लगाएं कौन सा खेत खलिहान गांव वाला माना जाता है और कौन सा खेत खलिहान गांव वाला नहीं माना जाता। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि ऐसे तो कोई भी इनकम टैक्स वालों से बोलेगा ये खेत गांव वाला है, टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो। क्योंकि खेत तो शहर में भी होते हैं, खेत तो दिल्ली तक में होते हैं, खेत तो मुंबई में भी है भाई, खेत जौनपुर में भी है, शाहगंज में भी है, किराकत मड़ियाओं में भी है। लेकिन कौन सा खेत गांव वाला माना जाए, कौन सा खेत गांव वाला न माना जाए? क्योंकि अगर खेत गांव वाला निकला फिर तो टैक्स फ्री है भाई, बेच लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन खेत अगर शहर वाला हुआ तो बच्चों कैपिटल असेट है, शहर वाला खेत कैपिटल असेट है, दाम फटाफट फटाफट बढ़ता है। शहर वाला खेत दाम फटाफट फटाफट बढ़ता है, जो बेचता है खूब कमाता है। और आपको मानना पड़ेगा बच्चों एक बात, शहर वाला खेत किसान का हो जरूरी नहीं होता। शहर वाला खेत किसान का हो भी सकता है, लेकिन अधिकतर केस में शहर वाला खेत किसान का हो जरूरी नहीं होता। इतने महंगे महंगे खेत प्लॉटर खरीदता है, अमीर आदमी खरीदता है। फिलहाल आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों। सर गांव किसे कहते हैं? ध्यान देना बच्चों, गांव किसे कहते हैं? शर्तें, शर्तें, दो, दो शर्तें। बच्चों आप एक बात बताओ कि गांव में आबादी ज्यादा होती है कि कम, शहर के कंपैरिजन में, शहर की तुलना में? बोलो कि गांव की आबादी ज्यादा होती है कि कम होती है, बताओ। और बच्चे कहते हैं सर गांव की आबादी कम होती है। ओके, बिल्कुल सही बात, शहर में आबादी बहुत ज्यादा है, गांव में आबादी बहुत कम है। तो गांव की आबादी कम होती है, तो शर्त नंबर 1 है आबादी कम होनी चाहिए। आप बताओ बच्चों की जो गांव है, गांव असली वाला गांव, शुद्ध वाला गांव, बढ़िया गांव, तो आप बताओ कि गांव जो होता है वो शहर से नजदीक, पास, करीब होता है कि दूर होता है? बताओ, गांव शहर से करीब होता है कि दूर होता है? और बच्चे कहते हैं सर गांव दूर होता है, शहर से दूर। तो बस यही तो दो शर्तें हैं, यही तो दो शर्तें हैं कि
ये कृषि भूमि, ये खेत शहर से बहुत दूर हो और आबादी काफी कम हो। अब आप ही सोचो कि कोई जमीन शहर से बहुत दूर भी है और वहां की आबादी कम भी है, तो आप जहां पर खड़े हो, यार यहाँ पर तो आबादी बहुत कम है, दूर दूर तक एक आध दो मकान दिख रहे हैं, तो आबादी इतनी कम और शहर से इतनी दूरी, तो बच्चों गांव ही तो है। बोलो, इसी को तो गांव कहते हैं। शहर से बहुत दूर आ चुके हैं, आबादी भी नहीं दिख रही है, तो आप खड़े कहाँ पर हो? आउटर में, आप गांव में ही तो खड़े हो। तो बोलो बच्चों, गांव समझ में आया? अभी हम और डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम और डिफाइन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि दो शर्तें पूरी करना है, शहर से बहुत दूर आ जाना है और आबादी भी काफी कम होना चाहिए। तो आपको पूछना चाहिए, सर आबादी कितनी कम हो? तो इनकम टैक्स एक्ट ने बहुत कठिन कर दिया है इसको, बहुत कठिन। हटाओ ना कठिन, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, काम चलाऊ पढ़ते हैं, तो काम चलाऊ सुनना। आबादी, जहां तुम्हारी कृषि भूमि है, जहां तुम्हारा खेत है, आबादी 10,000 से भी कम होनी चाहिए। बोलो बच्चों, सुना आपने? आबादी 10,000 से भी कम होनी चाहिए। बस इतना याद रखो, वरना बहुत कैटेगरी है, कौन उतना पढ़ाएगा। इतना बहुत पर्याप्त है आपके लिए। तो जहां आपका खेत है, आबादी कितनी हो, उस इलाके की आबादी 10,000 से कम होना चाहिए। चलो, एक बात क्लियर है, एक बात क्लियर है कि उस इलाके की आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी शर्त के लिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जब आप बस से सफर करते हो, बाइक से सफर करते हो हाईवे पर, तो जब आप हाईवे पर सफर करते हो बाइक से या बस से या कार से, तो बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड। जौनपुर नगर पालिका सीमा समाप्त, शाहगंज नगर पालिका सीमा चालू, हाँ ऐसा कुछ। मछली शहर सीमा समाप्त, ये सीमा समाप्त, ये चालू, हाँ। तो बच्चों, यानी नगर पालिका सबकी सीमाएं बना रखा है, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म। हाँ, देखो होता है नगर पालिका सीमा, कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, नगर पालिकाओं ने सबका सीमा बना रखी है कि नगर पालिका सीमा समाप्त, नगर पालिका सीमा चालू। चलो सुनना ध्यान से। शर्त नंबर 1 तो बच्चे समझ गए, आबादी 10,000 से कम होना चाहिए। शर्त नंबर 2, जहां तुम्हारी जमीन है, शहरी नगर पालिका सीमा से, शहरी नगर पालिका सीमा से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तुम्हारी जमीन होना चाहिए। तो तुम्हारी जमीन कितना दूर होना चाहिए? शहरी नगर पालिका सीमा से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तुम्हारी जमीन होना चाहिए। ठीक, अब आप सोचो, आबादी 10,000 से कम है, दूरी भी 8 किलोमीटर से ज्यादा है। गांव में तो है, गांव में तो है, शहर से 8 किलोमीटर से भी बाहर आ गए और आबादी भी यहाँ की 10,000 से कम है, तो गांव में तो है। क्या गांव की डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चों? आबादी भी कम हो और दूरी भी ज्यादा हो, दोनों शर्तें पूरी, गांव में हो। और गांव वाला खेत भारत में बेचोगे तो गांव वाला खेत भारत में बेचोगे तो टैक्स फ्री है। और एक भी शर्त खराब हो गई तो शहर वाली कृषि भूमि है, बचोगे नहीं, टैक्स दे लेंगे। हाँ बच्चों, शहर वाली कृषि भूमि कैपिटल असेट है, बेचोगे तो नाप देंगे। गांव वाली कृषि भूमि कैपिटल असेट नहीं है, बेचो टैक्स फ्री है, जितना मर्जी उतना प्रॉफिट कमाओ। तो हमें लगता है बच्चों को पॉइंट 1 समझ आ चुका है, पॉइंट 3 समझ आ चुका है। हमें कंफर्मेशन दो तो हम आगे चले, अगली चर्चा चालू करें, अगली बात बताएं, पॉइंट 2, 4, 5 पर आए। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हमको समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 4 और 5 सुन लो, क्योंकि 2 पर हम बहुत ज्यादा समय लेने वाले हैं। 2 पर, 2 बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इस पर हम बहुत समय लेने वाले हैं। तो आप 4 और 5 सुन लो। क्या बच्चे एक शब्द सुने हैं, इन्वेस्टमेंट? क्या आप लोगों ने एक शब्द सुना है, इन्वेस्टमेंट? पैसा फालतू रखे हो, अरे इन्वेस्ट कर दो। पैसा काहे फालतू रखे हो, इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट कर दो, ब्याज कमाओ, अच्छा ब्याज मिलेगा, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्यों पैसा फालतू रखे हो, इन्वेस्ट कर दो। तो बच्चों, अक्सर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। तो ये नंबर 4 दरअसल क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और नंबर 5 भी दरअसल क्या है, इन्वेस्टमेंट है। मगर ये दोनों गवर्नमेंट से जुड़े इन्वेस्टमेंट है। तो आप पैसा किसके पास इन्वेस्ट कर रहे हो?
आप गवर्नमेंट के पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 वाला और डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन 2015 वाला, ये वाला तो मोदी जी लेकर आए थे। नंबर 5 वाला ये तो काफी पहले से है, मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से है। तो बच्चों आइए पता लगाएं कि ये नंबर 4 और 5 क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और हम आपको साफ बता दें एक बात कि नंबर 4 न्यूमेरिकल में आपका कोई लेना देना नहीं है और नंबर 5 न्यूमेरिकल में आपका कोई लेना देना नहीं है। समझ के बच्चों आप कि नंबर 4 और 5 न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, थियरी में आप पांचों याद करके रट्टा मार के लिख देना। तो थियरी में आप पांचों लिख देना, मगर न्यूमेरिकली 1 और 2 और 3 पर्याप्त है। 4 और 5 न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो 4 और 5 आपको बता दें। बच्चों ध्यान देना कि 4 और 5 क्या है। 4 और 5 हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड खरीदा जाता है, गोल्ड सोना। क्योंकि बच्चों हमारे देश में शादियां कंपलसरी है कि नहीं बोलो। हमारे देश में शादियां क्या है, कंपलसरी है। 99.99% लोग शादी करते हैं और जो एक आध बच जाते हैं वो मजाक का पात्र बन जाते हैं, है कि नहीं। कि पूरे पूरे कॉलोनी में मोहल्ले में जो गाहक बच जाते हैं वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। कुंवारे हैं कुंवारी हैं जो है, लोग बातें करते हैं पूरी पूरी। दूसरी कंट्री में ऐसी बातें नहीं है, वहां बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं पूरे पूरे जीवन शादी नहीं करते। लेकिन हमारे देश में क्या है बच्चों, शादी एक परंपरा है, प्रथा है, करना ही करना है। और बच्चों जब शादी होगी तो आप जानते हैं गहने, जेवरात, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज जरूरी है। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, गरीब हो तो भी गोल्ड चाहिए और अमीर हो तो भी गोल्ड चाहिए। तो बच्चों हमारे 135 करोड़ की आबादी वाला देश, अब चाहे दुल्हा हो उसको भी ज्वेलरी का इंतजाम करना है, चाहे दुल्हन हो उसको भी ज्वेलरी का इंतजाम करना है। इतना बड़ा देश बच्चों, दुनिया में नंबर 2 पर आते हैं आबादी के मामले में हम, और इतना ज्यादा ज्वेलरी चाहिए। आप बताओ बच्चों कि क्या देश में इतनी ज्यादा कोयले की खदानें हैं? क्या देश में इतनी ज्यादा कोयले की खदानें हैं? आपने एक मूवी देखी थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, हमें तो बड़ी प्यारी मूवी लगी भाई। KGF कोलार गोल्ड फील्ड, हम तो पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी। हाँ, तो उसका एक्टर तो भाई गजब ही है बिल्कुल। खैर टॉपिक पर आते हैं बच्चों। तो कोलार गोल्ड फील्ड तो भाई साउथ साइड में थोड़ा बहुत माइंस हैं, खदानें हैं। कोलार गोल्डफील्ड की साउथ साइड में थोड़ी बहुत सोने की खदानें हैं, मगर बच्चों इतने बड़े देश में इतनी ज्यादा कोयले की खदानें नहीं हैं कि देश में सारे गोल्ड की खपत पूरा कर दें। तो सारे बच्चों आपको ये बात मानना पड़ेगा कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड विदेश से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी मात्रा में, है कि नहीं। कि भारत इतना ज्यादा डिमांड है, इतना ज्यादा खपत है गोल्ड की, उतनी माइंस है नहीं देश में, उतना सोना है नहीं। जब कोई चीज देश में है नहीं और चाहिए सबको, तो कहां से मंगाओगे, विदेश विदेश से। तो सोचिए, आप सोचिए बच्चों, क्या भारत का बहुत ज्यादा पैसा विदेश जा रहा है गोल्ड के चक्कर में, है कि नहीं। और किसी भी देश का पैसा दूसरी कंट्री में जाए, क्या ये देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है बच्चों। कि किसी भी देश का अथाह पैसा विदेश चला जाए, देश से निकल जाए, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, ये नेगेटिव ग्रोथ की तैयारी है, बुरी बात है। तो मोदी जी बोले यार गोल्ड लोग बहुत खरीद रहे हैं। तो मोदी जी बोले काहे गोल्ड खरीद रहे हो, चलो तुम्हारा मुराद पूरी कर दे रहे हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन वाला हम एक इन्वेस्टमेंट ला दे रहे हैं, गोल्ड के बजाय इस इन्वेस्टमेंट को खरीदो, तुम्हें गोल्ड के बराबर रिटर्न दिलवा देंगे। तो मोदी जी बोले कि भाई गोल्ड मत खरीदो, आप मेरा इन्वेस्टमेंट खरीद लो गोल्ड वाला। ये मान लो कि गोल्ड खरीद रहे हो और हम आपको इंटरेस्ट वगैरह जो भी है दिलवा देंगे। खैर, तो ये सब गोल्ड वाले बॉन्ड्स वगैरह है, तो केवल बस इन्वेस्टमेंट के नाम है, न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, थ्योरी में रट्टा मार के लिख देना। तो दुकानदार का गोदाम या दुकान वाला माल, गांव वाले भारत में कृषि भूमि, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड से जुड़े हुए हैं। क्या मान लें कि बच्चों को नंबर 2 छोड़कर बाकी सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, ये सब तुम्हारे पास जो एसेट है कैपिटल एसेट नहीं है। अगर तुम इनको बेचते हो तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आइए
तो दुकानदार का दुकान या गोदाम में पड़ा माल, गांव वाली कृषि भूमि भारत में, और ये कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पास है गोल्ड से जुड़े हुए, ये सब जो है कैपिटल एसेट नहीं है। आइए जरा बात करते हैं नंबर 2, मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट, चल संपत्तियां। बच्चों आप बताओ मूवेबल मतलब क्या? जो यहां वहां जा सके या जो यहां वहां न जा सके? बोलो। जो यहां वहां जा सके या यहां वहां न जा सके, जो मूव कर सके या मूव न कर सके। जी हाँ, जो यहां वहां जा सके। तो बात बताओ, ये लैंड और बिल्डिंग मूवेबल है ना? बोलो हाँ। ये लैंड और बिल्डिंग मूवेबल है ना? चलो बच्चे कह रहे हैं नो सर, ये इमूवेबल है। जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अचल संपत्ति है लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग कौन लेकर जाएगा भाई? ठीक है, जी हाँ समझ गए आप। मूवेबल, जो यहाँ वहां जा सके, जो यहाँ वहां जा सके। ठीक है। पर्सनल, बच्चों पर्सनल माने जिन्हें हम घर पे यूज करते हैं। पर्सनल माने जिन्हें हम घर पे यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, जिन्हें हम अपने लिए यूज करते हैं, घर पर यूज करते हैं। कुछ लोग पर्सनल कहते हैं, कुछ लोग डोमेस्टिक कहते हैं, कुछ लोग हाउस होल्ड कहते हैं, निजी, व्यक्तिगत, घरेलू। कोई शब्द तो समझ में आया ही होगा। तो पर्सनल, मूवेबल एसेट, जिन्हें हम घरेलू प्रयोग में लाते हैं, जिन्हें हम घर पर यूज करते हैं। तो ऐसा सामान जो पर्सनल हो और यहां वहां जा सके, मतलब मूवेबल हो। तो अगर कोई पर्सनल मूवेबल एसेट बेचता है तो कैपिटल एसेट नहीं है, तो टैक्स नहीं लगेगा। सर फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सनल एसेट, अगर कोई पर्सनल मूवेबल एसेट बेचता है, कैपिटल एसेट नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। सर तो हमारे घर पर जो टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन है, अगर हम बेच दे तो? अच्छा टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन, हाँ पर्सनल भी है, घर पर है, मूवेबल भी है, बेच दो, टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगेगा। सर घर पर इन्वर्टर, जनरेटर, वो सब एयर कंडीशन है, बेच दो, टैक्स नहीं लगेगा। घर पर बाइक, स्कूटर, कार, बेच दो, टैक्स नहीं लगेगा। घर पर बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, बेच दो, टैक्स नहीं लगेगा। तो बच्चों उठा के बेच मत देना पूरा घर का सामान कि टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या बात समझ में आई आपको कि पर्सनल मूवेबल एसेट, घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, लैपटॉप, जनरेटर, इन्वर्टर वगैरह, एयर कंडीशन, फर्नीचर, बाइक, स्कूटर, कार, अगर आप घरेलू मूवेबल एसेट बेचते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। क्या बच्चे इस बात को समझ गए? क्या हम आगे बात बताएं? क्या अब तक क्लियर है? सुधांशु टैक्स नहीं लगेगा कुछ भी हो, सत्यम नॉट पर्सनल फर्नीचर टैक्स में आएगा ना सर? चलो पहले 2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सुधांशु, सर प्रॉफिट होगा तो भी टैक्स नहीं लगेगा? नहीं सुधांशु, पर्सनल मोबाइल एसेट बिकेगी, फायदा हो या नुकसान हो, इनकम टैक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल मोबाइल एसेट बिकेगी, फायदा हो नुकसान हो, टैक्स नहीं लगेगा। सत्यम, नॉन पर्सनल फर्नीचर टैक्स में आएगा। सत्यम ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हाथ रख लिया तो एक फर्नीचर रखा हुआ है, मेरा लैपटॉप जहाँ पर रखा हुआ है, मेरा ये पेन टैबलेट वगैरह जहाँ रखा हुआ है, तो ये भी एक अलग फर्नीचर है। लेकिन आप सोचो कि यहाँ पर जो हमने हाथ रखा हुआ है, एक जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लगे हुए हैं, तो जिस पर आपका ये लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है फर्नीचर, तो ये हमने कोचिंग चलाने के उद्देश्य से लिया है। तो ये मेरा पर्सनल नहीं है बल्कि कमर्शियल पर्पस फर्नीचर है, कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस। तो अगर ये बिकेगा तो टैक्स लगेगा, अगर ये बिकेगा तो टैक्स लगेगा। लेकिन मेरे उधर ड्राइंग रूम वगैरह में जो मेरा फर्नीचर है, बेड है, वो सब मेरे पर्सनल यूज का सामान है, वो बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। फर्क समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये हो गया कमर्शियल पर्पस, कोचिंग के लिए, कोचिंग वाला सामान है। लेकिन वो हो गया पर्सनल सामान, पर्सनल सामान बेचोगे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन का सामान बेचोगे तो टैक्स लगेगा। कोई और सवाल हो तो बताओ, तुम चर्चा को और आगे बढ़ाएं बच्चों। बोलो बोलो बोलो, कोई और प्रश्न है यहाँ तक कि हम आगे चले? पर्सनल मेरा खुद के यूज का है, घरेलू यूज का है। मूवेबल यहां वहां जा सकता है, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, तो इनकम टैक्स का आपके पर्सनल मूवेबल एसेट से कोई लेना देना नहीं है। फायदा हो नुकसान हो तुम जानो, हमसे मतलब नहीं है।
मगर बच्चों इनकम टैक्स यहाँ बहुत बहुत बड़ी चालाकी किया है, बहुत बड़ी धूर्तता किया है। पता नहीं आपको धूर्तता समझ में आती है कि नहीं? कुछ लोग धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं कुछ ज्यादा ही। तो इनकम टैक्स ने यहाँ बहुत बड़ी धूर्तता की है, चालाकी की है। आइए देखते हैं क्या है वो चालाकी। बच्चों, पर्सनल मूवेबल एसेट हमेशा घाटे पर बिकता है। सुना आपने क्या बोला हमने? पर्सनल मूवेबल एसेट हमेशा घाटे पर बिकता है। 99% उम्मीद है घाटे पर बिकेगा, फायदा होने का चांस लगभग 0 है। तो पर्सनल मूवेबल एसेट फायदे पर बिकता ही नहीं। किस पर बिकता है? घाटे पर। आप सोचो बच्चों, आप सोचो कि आपके पापा एक टीवी लेकर आए 20,000 रुपए की, ले आए। अब बताओ, आपके पापा वो 20,000 का टीवी बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पापा को 25,000 22,000 वाला ग्राहक मिल जाएगा? बोलो, मिल जाएगा? पापा 20,000 का नया टीवी लाए, अब खोज रहे हैं कोई 25,000 वाला मिल जाए। अरे भाई, 25 22 वाला दुकान से न ले लेगा? तो पापा जब भी बेचेंगे उनको 15 16 14 हजार का ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, अच्छा बच्चे समझ गए इस बात को। आपके पापा इन्वर्टर लेकर आए 20,000 का इन्वर्टर बैटरी, 20,000 का। अब बेचना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि 20,000 का इन्वर्टर बैटरी जाके 30,000 25,000 में बेच आएंगे? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कि घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो कैमरा, फर्नीचर, जनरेटर, एसी, कुछ भी आप जब भी बेचोगे आपको घाटा होगा। कपड़े, बर्तन, कुछ भी बेचोगे आपको घाटा होगा। घड़ी वड़ी कुछ भी बेचोगे आपको घाटा होगा। आप सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? अभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, पहले सुनो। क्या आप सहमत हो कि नहीं कि सर ये बात तो सही है कि पर्सनल एसेट हमेशा किस पर बिकती है? घाटे पर बिकती है। बच्चों, एक बार आपने बाजार से सामान खरीद लिया, जैसे ही आपने दुकान से सामान खरीद लिया, धड़ाक से वैल्यू उसकी गिर गई, तुरंत उसकी वैल्यू गिर गई, है कि नहीं? कि दुकानदार की दुकान में 15,000 का फ्रिज रखा है और आपने ले लिया 15,000 का, मगर अब आप उसको 15 में तो नहीं बेच सकते। 14 13 12 11 10 9 8, अब जब भी बेचोगे कम दाम पर आपको बेचना पड़ेगा, वरना कोई नहीं लेगा, दुकान से ना ले लेगा। तो पर्सनल सामान बिकता है घाटे पर। तो आपको एक बात तो हमने कहा कि इनकम टैक्स ने बड़ी चालाकी की बच्चों, बड़ी चालाकी की। चालाकी क्या थी? क्या पर्सनल सामान पर फायदा होगा? नहीं। जब फायदा नहीं होगा तो टैक्स बनेगा नहीं। तो इनकम टैक्स को पता है कि फायदा तो नहीं होना है। इनकम टैक्स को पता है कि फायदा तो नहीं होना है, टैक्स तो नहीं मिलना है। लेकिन इनकम टैक्स को यह भी पता है नुकसान तो जरूर होगा। इनकम टैक्स को पता है कि फायदा तो होगा नहीं, टैक्स तो मिलेगा नहीं, नुकसान तो पक्का होगा। और जब इसको नुकसान होगा, दौड़ा भागा मेरे पास आएगा टैक्स में छूट मांगने। तो लोग इनकम टैक्स वालों के पास आए, भैया पर्सनल सामान बेचा, घाटा हो गया, टैक्स में छूट दो, टैक्स में छूट दो। तो लोग पर्सनल सामान बेचकर घाटा हुआ, इनकम टैक्स के पास आए, टैक्स में छूट दो, टैक्स में छूट दो। इनकम टैक्स बोला, एक बात बताओ, तुम्हें पर्सनल सामान बेच के घाटा हुआ है? हाँ सर घाटा हुआ है, टैक्स में छूट दो। इनकम टैक्स बोला, क्या पर्सनल सामान कैपिटल असेट है? नहीं, पर्सनल सामान कैपिटल असेट नहीं है। तो हमसे क्या मतलब यार? कैपिटल असेट नहीं है ना, तो फायदा तो तुम जानो, नुकसान तो तुम जानो, हमसे मतलब नहीं है। तो बताओ, धूर्तता समझ में आई? इनकम टैक्स को पता था बेटा फायदा तो होगा नहीं, टैक्स तो दोगे नहीं, तो हमने कैपिटल असेट से हटा दिया। फायदा तुम जानो, नुकसान तुम जानो, फायदा होगा नहीं, नुकसान तुम ही जानो। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों कि पर्सनल मूवेबल एसेट घाटे पर बिकती है, फायदा होता ही नहीं। और इनकम टैक्स ने पीछा छुड़ा लिया, हटाओ बेकार सामान है, हटाओ बेकार सामान है, टैक्स देगा नहीं, नॉट ए कैपिटल असेट, बेचो, फायदा तुम्हारा नुकसान तुम्हारा, हमसे नहीं मतलब है। तो पर्सनल मोबाइल असेट कैपिटल असेट नहीं है, बेचो तो टैक्स नहीं लगता। और आप जानते हैं अपना उल्लू सीधा किया इनकम टैक्स वालों ने। क्या बच्चों, अब हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमको और बात करनी है इस पर बच्चों, और चर्चाएं करनी है। बोलो बोलो बोलो, और आगे बताएं हम। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। दुकान वाला माल कैपिटल असेट नहीं है। घरेलू सामान जो मूवेबल है कैपिटल असेट नहीं है। गांव वाली कृषि भूमि कैपिटल असेट नहीं है। गोल्ड वाले इन्वेस्टमेंट कैपिटल असेट नहीं है। अच्छा, अब जरा सुनना बच्चों ध्यान से। एक, दो, तीन, चार, पांच,
6 और 7। ठीक, तो कितने समान है बच्चों यहाँ पर? 7। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो 7 समान की बात यहाँ पर हो रही है, ध्यान से सुनना। हाँ, 7 समान, ये 7 समान, ये भी, ये 7 समान, ये भी पर्सनल मूवेबल एसेट है। तो ये 7 समान, ये भी पर्सनल मूवेबल एसेट है, मगर मगर ये अपवाद है, एक्सेप्शन। मतलब ये 7 समान, ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, मगर ये कैपिटल एसेट हैं और इनको बेचने पर टैक्स लगेगा। सुना बच्चों आपने कि इनकम टैक्स ने और चालाकी की। ये 7 पर्सनल मूवेबल एसेट हैं, मगर ये कैपिटल एसेट हैं और हम इन पर टैक्स लेंगे। ये देखो, ये तो बड़ा गजब है भाई। इनकम टैक्स वाले क्या कर रहे हो भाई? हम यही कर रहे हैं, 99% पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1% पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट है, हम टैक्स लेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये फायदे पर बिकती है, ये घाटे पर बिक ही नहीं सकती। चालाकी देख रहे हैं इनकम टैक्स वालों की। हाँ, जो घाटे वाले सामान थे, नॉट अ कैपिटल एसेट, टैक्स नहीं लेंगे। जो फायदे वाले सामान है, पर्सनल मूवेबल एसेट, फायदे वाले सामान, टैक्स लेंगे हम। कैपिटल एसेट है, टैक्स लेंगे हम। हम जाते हैं आगे, देखिएगा। तो सुना बच्चों, ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, मगर फिर भी कैपिटल एसेट है, टैक्स लेंगे क्योंकि फायदे पर बिकती है। आइए नंबर 1 देखते हैं, ज्वेलरी। तो बच्चों आप बताओ, ज्वेलरी भी तो पर्सनल मूवेबल एसेट है। ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी भी तो पर्सनल मूवेबल एसेट है, लेकिन फायदे पर बिकती है ना। ये तो घाटे पर नहीं बिकती ना। धड़ाधड़ दाम बढ़ते रहते हैं ना, हर साल दाम बढ़ते रहते हैं, 10%, 15%, 5%, 6%। तो ज्वेलरी टैक्स ले रहे हैं, पर्सनल मूवेबल एसेट है, कैपिटल एसेट है, लेंगे टैक्स क्योंकि पता है कि तो फायदे पे बिकती है। अच्छा, दूसरा देखना, दूसरा बुलियन। बच्चों, बुलियन का मतलब होता है सोने और चांदी की ईंटें। ईंट, पत्थर की ईंट, सोने चांदी की ईंट, बुलियन। तो बच्चों अब सोचो, कुछ लोग के पास काफी भारी मात्रा में सोना और चांदी होता है, तो गलाकर मेल्ट करके वो जो है सोने चांदी की ईंट बना देते हैं। सत्यम कह रहे हैं बिस्किट, बिस्किट नहीं, बिस्किट छोटा होता है, ये ईंट है भैया। ईंटा नहीं जानते, जैसे खोपड़ी फोड़ी जाती है। तो ईंट है, तो सोने और चांदी की ईंटों को क्या बोलते हैं? बुलियन। तो सोचो, जिसके पास बुलियन होगा बच्चों, जिसके पास बुलियन होगा, हाँ, तो क्या बुलियन घाटे पे बिकता है? अरे सोने चांदी की ईंट घाटे पे बिकती है? अरे गोल्ड ही तो है, फायदे पर बिकता है। हाँ, तो ये भी पर्सनल मूवेबल एसेट होने के बावजूद, पर्सनल मूवेबल एसेट होने के बावजूद इस पर भी टैक्स लेंगे। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बच्चों, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने जमाने के सिक्के, पुराने जमाने के सिक्के दिख ही रहा है आपको सब। राजा महाराजा, सैकड़ों साल पुराने उनकी पोशाकें, उनके ड्रेस, उनकी तलवारें, उनकी बंदूकें, उनका खंजर, पुराने जमाने के चाणक्य के जमाने के सिक्के, डायनासोर की हड्डी। दिल्ली गए थे, एक साहब डायनासोर की हड्डी रखे थे घर में, करोड़ों की थी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बच्चों, एंटीक्स, पुराने सामान महंगे बिकते हैं कि नहीं? देखो बच्चों, जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग, ना तो हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं और ना तो हम लोअर क्लास की बात कर रहे हैं। ये लोग तो पेट भरना मेन उद्देश्य होता है, पेट भरना। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने घरों में क्या करवाते हैं? डेकोरेशन, डेकोरेशन करवाते हैं, और अक्सर वो पुराने जमाने की चीजें भी रखते हैं। तो क्या ये भी क्लियर है बच्चों? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने जमाने के सिक्के, राजा महाराजा की तलवारें, पोशाकें, बंदूकें, कोई और पुराना डायनासोर की हड्डी, हाँ, चाणक्य के जमाने के सिक्के,
पुराने जमाने की चीजें, सैकड़ों हजारों साल पुराना। चलो, पर्सनल भी है, घर पे रखा है, मूवेबल भी है, मगर रेयर है भाई, बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, बहुत महंगा बिकता है। अच्छा, ड्राइंग और पेंटिंग। कुछ आर्टिस्ट ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हैं। एक हमारे यहाँ थे ना, एम एफ हुसैन, नाम सुना था बच्चों, एम एफ हुसैन। तो एम एफ हुसैन क्या थे, भारत के बहुत मशहूर पेंटर थे एम एफ हुसैन। तो और आपने एक मूवी देखी थी फितूर, फितूर में भी जो हमारा एक्टर था वो क्या करता था, हाँ, वो ड्राइंग या पेंटिंग करता था। और बच्चों, ड्राइंग या पेंटिंग कई लाख की बिकती है। फितूर मूवी में देखा था, शायद 15 या 20 लाख में बेची थी ड्राइंग अपनी या पेंटिंग अपनी। और एम एफ हुसैन की पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। पिकासो वगैरह करोड़ों में बिकती है। तो आपने सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग, सुना है, कई सैकड़ों करोड़ों की थी, कितने की थी। तो बच्चों, अब आप कहोगे सर ड्राइंग और पेंटिंग में अंतर क्या है। देखो बच्चों, जो ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग ड्राइंग हाथों से बनाया है, मगर कलर नहीं है, देख रहे हो, कलर नहीं है। और पेंटिंग हाथों से बना है, मगर कलर भरा है, कलर किया है। तो ड्राइंग और पेंटिंग, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, सुधांशु वही कहने जा रहा है कि अगर किसी बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग समझना है तो हम अक्सर बच्चों को सलाह देते हैं। बच्चों, एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था वेलकम, और वहां पर अनिल कपूर थे, बहुत महान पेंटर। तो बच्चों, आप प्लीज वेलकम मूवी देखना, और वेलकम मूवी में जाकर देखना कि अनिल कपूर इतनी अच्छी पेंटिंग बनाए हैं, इतनी बढ़िया बनाए हैं कि आप कहोगे हाँ सर, आज हमको ड्राइंग और पेंटिंग का मतलब समझ में आ गया। क्योंकि हमने जब वेलकम मूवी देखी तो मेरी आंखें खुल गई, हमको पहली बार मालूम पड़ा कि ड्राइंग और पेंटिंग होती क्या है। तो अनिल कपूर से सीख लेना, वेलकम मूवी में बताएंगे आपको व्हाट इज ड्राइंग, व्हाट इज पेंटिंग। लेकिन मेरे शब्दों में, ड्राइंग माने कलर नहीं किया, पेंटिंग माने कलर किया। और बच्चों, बहुत महंगी बिकती है ड्राइंग और पेंटिंग, बहुत महंगी। अच्छा, स्कल्पचर्स। बच्चों, स्कल्पचर्स का मतलब हो गया ओल्ड स्टैचूज, पुरानी मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत सारे अमीर लोग अपने घरों में क्या रखते हैं, ओल्ड स्टैचूज रखते हैं, पुरानी मूर्तियां रखते हैं, और ये बहुत ही रेयर, बहुत ही महंगे होते हैं। तो ओल्ड स्टैचूज, स्कल्पचर्स कहते हैं इनको। अच्छा, और कोई बचा, जी हाँ बच्चों, बचा है एनी वर्क ऑफ आर्ट। थोड़ा कट रहा है लेकिन यहाँ लिखा है एनी वर्क ऑफ आर्ट। कोई बहुत पुराना, सैकड़ों हजारों साल पुराना सामान जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथों से बना है, बहुत ही पुराना है। जैसे कि ये देखिए, सब कुछ हाथों से बना हुआ, बहुत ही रेयर, बहुत ही पुराना सामान, बहुत ही सैकड़ों हजारों साल पुराना खंजर, चाकू और क्या क्या हथियार, या कुछ और डोलची वोलची बना रखा है, क्या बना रखा है, कोई पोशाक बना रखी है हाथों से, चमड़े वमड़े की, जानवर के खालों से, लेदर वगैरह। तो ये हो गया एनी वर्क ऑफ आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बना हुआ कोई पुराना सामान। तो बच्चों, ये सब ये छह के छह पर्सनल भी थे, मूवेबल भी थे, मगर बेशकीमती थे, पक्का गारंटीड फायदे पर बिकेंगे। तो ये कैपिटल एसेट है, और इनको बेचने पे टैक्स लगेगा। तो बच्चों, आप बताओ, आप बताओ कि इनकम टैक्स वाले नीच है कि नहीं। नीच क्यों, घाटे वाला सामान कैपिटल एसेट नहीं है, फायदे वाला सामान कैपिटल एसेट है कि नहीं। कि सुधांशु कह रहे हैं हाँ सर बहुत नीच है। एक सवाल आया है, क्या सवाल है, सत्यम, तब तो पर्सनल मोबाइल एसेट वाला एक्सेप्शन बस नाम का है। हाँ सत्यम, मतलब आप देख रहे हो सत्यम, जो घाटे वाला सामान है कैपिटल एसेट नहीं है, और जो फायदे वाला सामान है ये सब, वो कैपिटल एसेट है, वो कैपिटल एसेट है भैया। अच्छा, तो ये सब कैपिटल एसेट है, इसको बिकने पे टैक्स लगेगा। बच्चों, आपके न्यूमेरिकल में खाली ज्वेलरी संभाल लो बस। ज्वेलरी को ऑर्नामेंट भी कहते हैं। तो आप खाली ज्वेलरी संभाल लो बस। तो न्यूमेरिकल में क्या आना है बच्चों, सिर्फ ज्वेलरी ही आनी है, बाकी ये सब नहीं दिखता न्यूमेरिकल में, ये सब नहीं दिखता, थियरी में लिख सकते हो। क्या बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो तो हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं। घर का कपड़ा बर्तन बेचोगे, नुकसान पर बेचोगे, कैपिटल असेट नहीं है, और ये सब बेचोगे, कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट है, ये सब कैपिटल असेट है, फायदे पर बिक रहा है, वो सब कैपिटल असेट नहीं है। विक्रम, क्यों सर, ज्वेलरी के सिवा और कोई नहीं आएगा। अरे विक्रम, आपने सुना ही नहीं, न्यूमेरिकल में केवल ज्वेलरी बिकती है, न्यूमेरिकल में ये सब नहीं बिकता। अरे हम टीचर है भाई, जमाने से पढ़ा रहे हैं, तो हमको नहीं पता आपके सिलेबस का डिजाइन, बीकॉम लेवल में किस हद तक सिलेबस
आता है, मैं नहीं पता क्या। हाँ, 50 बुक पढ़ के बैठे, मालूम है ना हमको कि वो एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल सेट करते हैं, क्या दायरा है उनका। तो हमने कहा एग्जाम में न्यूमेरिकल में केवल ज्वेलरी आती है, थ्योरी बाकी सब न्यूमेरिकल में नहीं आता, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग वगैरह। आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों, टॉपिक पर। जी क्या बात हो रही थी, ये सब पर्सनल मोबाइल एसेट होने के बावजूद टैक्स लगेगा और बाकी पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आइए कुछ और बातें करते हैं। तो पर्सनल मोबाइल एसेट, नॉर्मल वाली टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये स्पेशल वाली एक ABCDEFG टैक्स लगेगा। इस पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा, घाटे पे बिकेगी, टैक्स नहीं लगेगा। और इस पे टैक्स क्यों लगेगा, फायदेमंद है, गारंटीड फायदा देगी, टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स अपने काम वाली छांट लिया। बच्चों सवाल पूछ रहे हैं, घर का फर्नीचर बेचा, बोलो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। घर का फर्नीचर बेचा, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला सवाल, घर का फर्नीचर बेचा, फर्नीचर की जो नाब है, नाब सोने की है। घर का फर्नीचर बेचा, नाब सोने की है, तो अब टैक्स लगेगा। अब इनकम टैक्स को फर्नीचर थोड़ी ना दिखेगा, अब तो उसको सोने की नाब दिखेगी, कह रहे सब सोने का है, टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगला, घर का कपड़ा बेचा, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। घर का कपड़ा बेचा, कपड़ा कहाँ फायदे में बिकता है, नहीं, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। घर का कपड़ा बेचा, कपड़े पर सोने के धागों की पिराई है, सोने के धागों की पिराई है, सोने के धागों से उसमें बना हुआ है। तो कपड़ा कहाँ, इनकम टैक्स कपड़ा दिखेगा ही नहीं, कहता हमें तो बस सोना दिख रहा है, हम तो अर्जुन हो गए हैं अर्जुन, हमें तो बस मछली की आंख दिख रही है, हमको तो खाली सोना दिख रहा है, टैक्स लगेगा। जी हाँ। घड़ी बेची, ये घड़ी या दीवार घड़ी, वॉल वॉच, घड़ी बेची, घर की घड़ी उठा के बेच दी, टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल सही, टैक्स नहीं लगेगा। अगर उस घड़ी के अंदर, अगर वो जो रिस्ट वॉच है, अगर उसके नग हीरे के हो तो फिर, चलो बच्चे कह रहे हैं सर उसके नग वगैरह हीरे के हैं, सोने के हैं सर, तब तो टैक्स लगेगा। अगर वो घड़ी सोने की है तो तब तो टैक्स लगेगा। जी हाँ बच्चों, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए। बच्चों, घर का बर्तन बेचा, टैक्स लगेगा। घर का बर्तन बेचा, टैक्स लगेगा। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, टैक्स नहीं लगेगा। और बर्तन सोने चांदी का हुआ तो, बर्तन सोने चांदी का हो गया तो टैक्स लग जाएगा। चलो एक केस बताते हैं आपको, एक केस। एक व्यक्ति था, असली केस है बच्चों, असली केस। तो बच्चों मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, आप हमें एक कल कल याद दिलाना, शुरुआत यहाँ से करेंगे। एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ा गया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्सेस एक व्यक्ति थे, नाम हमको एग्जैक्टली नहीं पता उनका, और उसने चांदी के बर्तन बेच दिए थे, चांदी के बर्तन। तो वहां लड़ाई थी, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट तक केस खिंच गया था। शिवम सर, किसी क्लॉज पे गोल्ड को छोड़कर कोई और मेटल लगा हो तो, देखो देखो बात सुनो शिवम, सोना चांदी हीरे या कोई कीमती रत्न अगर लगा है तो वो ज्वेलरी में आ जाएगा। सोना चांदी हीरे प्लेटिनम कोई और कीमती नग लगा है जो बहुत कीमती होता है, सोने के बराबर चांदी के बराबर, तब तो टैक्स लग जाएगा। ब्रॉन्ज एलोई, सत्यम क्या कह रहे हो, अच्छा ब्रॉन्जे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमें कल जो है ये सुप्रीम कोर्ट केस डिस्कस करना है आपसे, काफी पुरानी बात है, कुछ था मामला, कल डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग वाली बात है। तो बाकी बातें बच्चों कल वाली क्लास में होंगी, और कल पहले हम सुप्रीम कोर्ट केस एक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको ये ट्रांसफर पढ़ाएंगे, ट्रांसफर, और फिर कैपिटल असेट के प्रकार पढ़ाएंगे। कल कुछ सवाल भी करवाएंगे आपको। कल मिलते हैं बच्चों, चलिए थैंक यू। याद दिलाइएगा कि कहाँ से शुरू करना है। थैंक यू बच्चों।